प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत लेक्चर नंबर 12 लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जलप्रपात प्रमुख प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख नदी परियोजनाएं। ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोग नदी पढ़े हैं, नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं। नदी अपवाह तंत्र पूर्णतः खत्म हो गया छत्तीसगढ़ का। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाकर देखिए। और छत्तीसगढ़ की नदी अपवाह तंत्र खत्म होता है, उसके जस्ट बाद हम लोग जलप्रपात और नदी परियोजना को पढ़ेंगे करके पहले से मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो चलिए छत्तीसगढ़ की जलप्रपात और नदी परियोजना के बारे में अध्ययन करते हैं बिना कोई विलंब किए। ठीक है साथियों, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में पर्वत पठार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसा कि ये जो बस्तर संभाग है, कौन सा, ये जो बस्तर संभाग है, इसमें सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे क्या देखने को मिलेगा? सर्वाधिक ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पर्वत देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पर्वत देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो सरगुजा संभाग है, इसके अंतर्गत भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेगा, पहाड़ी देखने को मिलेगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जलप्रपात का निर्माण ही कहां पास होता है? जहां पास ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेगा, वहां से नदी नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। तो नीचे गिरती हुई दिखाई देगा तो ऊंचे स्थल से जब नीचे नदी गिरेगी, तब उस स्थल पे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जहां पे पर्वत पठार जहां पे देखने को मिलेगा, पर्वत पहाड़ी देखने को मिलेगा, ऊंचे ऊंचे स्थान देखने को मिलेगा, उस स्थान से अगर कोई नदी गिरती है तो जो नदी गिरती हुई प्रतीत होती है, उस समय झरने के प्रतीत दिखाई देते हैं। तो वहां पे जलप्रपात का निर्माण होगा। तो सर्वाधिक जलप्रपात आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सर्वाधिक जलप्रपात आपको बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणी ज्यादा देखने को मिलेगा, पर्वत पठार ज्यादा देखने को मिलेगा। सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गए क्या? जलप्रपात। ये जलप्रपात के बारे में बेसिक फैक्ट हो गए। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? नदी परियोजना। और नदी परियोजना का निर्माण कहाँ पे होता है? तो नदी परियोजना का निर्माण होता है कोई जगह जहाँ पे मनुष्य निवास करते हैं, जहाँ पे मनुष्य की जनसंख्या अधिक है। तो अधिक जहां पे रहेगा तो कोई ना कोई कृषि कार्य किए रहेंगे। तो कृषि कार्य करने के लिए, वहां की जनता को जलापूर्ति करने के लिए और आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए कोई बांध या कोई जलाशय में एक परियोजना चलाई जाती है, जिसे ही हम लोग नदी परियोजना कहते हैं। तो उस प्रकार की परियोजना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं तीन संभाग, कितने संभाग? तीन संभाग के अंतर्गत आपको सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा भाई? जल परियोजना देखने को मिलेगा, नदी परियोजना देखने को मिलेगा। तो नदी परियोजना आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? नदी परियोजना आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? नदी परियोजना देखने को मिलेगा बीच के जो महानदी बेसिन है, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा सर्वाधिक परियोजनाएं। सर्वाधिक परियोजनाएं, सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगा? परियोजना देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्या? छत्तीसगढ़ के जो जलप्रपात है उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके के साथ मैप के थ्रू हम लोग पढ़े हैं। कौन सा? नदी पढ़े हैं ना, नदी अपवाह तंत्र पढ़े। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन सा नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं? तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कौन सा नदी अपवाह तंत्र? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। और ये जो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुख्य नदी कौन सी है? सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक चोटी से हुआ है। कहाँ से? अमरकंटक चोटी से हुआ है। और कुछ इस प्रकार प्रवाहित होते हुए ये चला जाता है। ठीक है, पटना में जाकर समाहित हो जाता है महानदी पे, गंगा नदी पे, सॉरी, गंगा नदी पे समाहित हो जाता है। ठीक है, इसकी भी सहायक नदी जो हमारे छत्तीसगढ़ से जाकर मिलते हैं, कहाँ पे? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में जाकर मिलते हैं।
वो सहायक नदियां हैं। तो उस सहायक नदियों में से बहुत सारी सहायक नदी जिसमें क्या है जलप्रपात का निर्माण होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरे को मैं अभी नहीं बता रहा हूं ना, है ना। नदी अपातंत्र मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन मुझे पढ़ाना है क्या, जलप्रपात। तो जिस नदी पे जलप्रपात का निर्माण होगा उसी नदी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई, एक नदी हम लोग पढ़े हैं कौन सा, जिसका उद्गम हुआ है छुरी रंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से, जिसका नाम है रिहन नदी। कौन सी नदी भाई, रिहन नदी। और रिहन नदी कुछ किस प्रकार से बहती है, तो रिहन नदी कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से प्रवाहित होती है। रिहन नदी पे जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, चलिए थोड़ा देर में लिखूंगा, अभी मैप में ड्रॉ कर लेते हैं नदी को। ठीक है, एक नदी और कौन सी है जिसमें जलप्रपात का निर्माण होगा, जिसका नाम है बखोना चोटी से उद्गम हुआ है, कन्हार नदी। बखोना चोटी से इस नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है कन्हार नदी। ये कन्हार नदी है भाई। कन्हार नदी की सहायक नदी भी है जिसमें क्या बनता है, जलप्रपात बनता है। उस नदी का क्या नाम है, पढ़ चुके हैं हम लोग, चनान नदी। कौन सी नदी, चनान नदी। चलिए भाई, इतना तक क्लियर। इसके अलावा दक्षिण की ओर भी बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत भी और नदियां हैं जो दक्षिण की ओर बहती है, जो कि गंगा महानदी में जाकर समाहित होती है, तो उसको भी देखते हैं। यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, यहाँ पे है कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत है, कैमूर पर्वत। और इस कैमूर पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है हसदो नदी। कौन सी नदी, हसदो नदी है भाई। हसदो नदी का उद्गम हुआ है कोरिया से, और कोरिया से हुआ है उसके बाद ये कहां पे चला जाता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे जलप्रपात का निर्माण करेगा। ठीक, उसके अलावा एक और नदी है जिसका नाम है मैनपाट से उसका उद्गम होता है, जिसका नाम है मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी है भाई। कौन सी नदी, मांड नदी है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जिसका उद्गम हुआ है कहां से, ये तो बखोरा चोटी हो गया। कौन सा, बखोरा चोटी से कन्हार नदी का हो गया। लेकिन खुर्जा की पहाड़ी से कौन सी नदी, खुर्जा की पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है। कहां से, खुर्जा की पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम हुआ है भाई, जिसमें भी क्या है, जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा जसपुर जिले में। ठीक, ये कौन सा है, ये है सॉरी, ये है सरगुजा संभाग के प्रमुख नदियां जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जलप्रपात। इसके भी अलावा और भी जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसको मैं अलग से बताते चला जाऊंगा। ठीक है, कौन सी नदी है, सोन नदी। ये कौन सी नदी, सोन नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, हसदेव नदी। हसदेव नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, ये है मांड नदी। कौन सी नदी, मांड नदी। ये कौन सी नदी है, ये है कौन सा ना, ईब नदी। ये कौन सा नदी है, तो ये है कन्हार नदी। कन्हार नदी। ये कौन सा नदी है, तो ये है रिहन नदी। रिहन नदी। ठीक है, ये हो गया, इतने तक क्लियर। अब बदल लेते हैं हम लोग क्या, इसका कलर। अब बनाते हैं हम लोग जलप्रपात। क्या बनाएंगे भाई, जलप्रपात बनाएंगे। तो चलिए पहले हसदेव नदी से प्रारंभ करते हैं, तो फिर ठीक है। हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर की पहाड़ी कोरिया जिले से। उसके बाद यह प्रवाहित होते हुए कहां पे आ जाता है, एमसीबी में आ जाता है। कहां पे, एमसीबी में आ जाता है। और एमसीबी में आने के बाद क्रम से गंवार घाट, अकुर्री नाला, अमृत धारा जलप्रपात का निर्माण करेगा। कौन कौन सा, चलिए एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तीन जलप्रपात का भी नाम लिया हूं मैं, कौन कौन सा, गंवार घाट, गंवार घाट, कौन सा नाम, गंवार घाट। ठीक, अकुर्री नाला, अकुर्री नाला, अमृत धारा, अमृत धारा। ये तीन जलप्रपात आपको याद रखना है हसदेव नदी पे, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में। कौन कौन सा, गंवार घाट, अकुर्री नाला और अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा कोरिया जिले में दो आपको जलप्रपात याद रखना है। कौन कौन सा है, नीलकंठ, नीलकंठ
नीलकंठ जलप्रपात। दूसरा चिउल, दूसरा चिउल जलप्रपात। कौन सा? चिउल जलप्रपात। ठीक है, तो दो जिले यहाँ पे कंप्लीट हो गए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सूरजपुर जिले के अंतर्गत। और सूरजपुर जिले के अंतर्गत ये जो रिहन नदी है, इस नदी पर एक जलप्रपात है, महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसका नाम है रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा नाम है? रक्सगंडा, रक्सगंडा जलप्रपात। कौन सा? रक्सगंडा जलप्रपात है भाई, रक्सगंडा जलप्रपात। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे और जलप्रपात देखने को मिलता है, तीन झरिया, रानी झरिया, रानी झरिया, तीन झरिया, तीन झरिया। ठीक, ये हो गया रानी झरिया और तीन झरिया, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और आ गए, ये तो हो गया सूरजपुर जिला। अब आते हैं बलरामपुर जिला। और बलरामपुर जिले के अंतर्गत हम लोग जलप्रपात का निर्माण करेंगे, किसके अंतर्गत? पहले से ही हो गया भैया, अन्यथा ना लेना। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम हुआ है कहां से? बखोरा चोटी से, पंडरापाड़ से हुआ है, जसपुर जिले से। उसके बाद ये जसपुर से बलरामपुर जिले में चला गया। जब बलरामपुर जिले में जाता है तब तातापानी के समीप तातापानी जलप्रपात का निर्माण करेगा। कौन सा? तातापानी, तातापानी जलप्रपात। ठीक है, वाटरफॉल आप लोग लिख लीजिएगा, तातापानी जलप्रपात। जस्ट उससे आगे जाएगा, उसके बाद कोठली जलप्रपात का निर्माण कर देगा। कौन सा जलप्रपात? कोठली, कोठली जलप्रपात। ठीक, कौन सा? कोठली जलप्रपात। इसके अलावा इसकी सहायक नदी है, कौन सी नदी? चनान नदी। कौन सी नदी है? चनान नदी। और चनान नदी पर एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है पवई जलप्रपात, पवई जलप्रपात। कौन सा? पवई जलप्रपात। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद दो ही जिला बस तो बचा हुआ है, एक तो सरगुजा और दूसरा है जसपुर। तो जसपुर से प्रारंभ कर लेते हैं भाई। तो जसपुर में एक नदी है, बह रही है खुर्जा की पहाड़ी से और महानदी में जाकर समाहित हो रही है, जिसका नाम है इब नदी। इस इब नदी में दो जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा क्रम से। एक तो देखने को मिलेगा बेने जलप्रपात। कौन सा? बेने जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा छुरी जलप्रपात। कौन सा? छुरी, छुरी जलप्रपात। ठीक है, एक तो है बेने, दूसरा है छुरी जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा जसपुर जिले में और भी जलप्रपात देखने को मिलेगा, जैसा कि रानी दाह। कौन सा? रानी दाह, सेदम। कौन सा? अच्छा, सेदम तो इसमें है। दमेरा। कौन सा? दमेरा, दमेरा। भृंगराज। कौन सा? भृंगराज आपको देखने को मिलेगा कहां पे? जशपुर में, जसपुर जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए लिख देता हूं भृंगराज भी, भृंगराज। कौन सा? भृंगराज। ये महत्वपूर्ण है, इससे ही याद रखिए, ज्यादा याद रख। फुड़िया रानी एक और लिख लीजिए। कौन सा? फुड़िया रानी, फुड़िया रानी। खुड़िया रानी जलप्रपात कहां पे स्थित है अगर पूछ ले, तो खुड़िया रानी जलप्रपात कहां पे स्थित है? जसपुर जिले में। भिंगराज जसपुर, दमेरा कहां पे? जशपुर। रानीदाह। अच्छा, देखिए भाई, ये जो रानीदाह है कवर्धा में मिलेगा, दहरा सुगमा मिलेगा, रहा, हरा, ऐसा कुछ कुछ ही परिवर्तन दिखने को मिलेगा लास्ट के में। रानी दाह, रानी दरहा, रानी दह, दहरा, ये इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आगे में मैं बताऊंगा ये रानी दाह के बारे में आपको क्या क्या है, इसकी जानकारी देखने को मिलता है, इसके भी बारे में मैं बताऊंगा जब मैं कंवर्धा का रानी दहरा पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, चलिए। उसके अलावा आप लोग देखने को मिलेगा सरगुजा जिले में, और सरगुजा जिले के अंतर्गत एक नदी बह रही है जिसका नाम है मांड नदी। और इस मांड नदी पे एक प्रमुख जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा, सरभंजा जलप्रपात। कौन सा? सरभंजा जलप्रपात है भाई। ठीक,
कौन सा है? सरभंजा जलप्रपात है, सरभंजा जलप्रपात। इसके अलावा सरगुजा जिले में बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलता है, जैसा कि सेदम जलप्रपात। कौन सा? सेदम, सेदम जलप्रपात। इसके अलावा छोटे छोटे पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, मेहत पॉइंट, ये सब आपको जहां भी देखे नाम देखने को मिलेगा, वो सब कहां पे आ जाएगा? सरगुजा जिले में। कौन कौन सा? इको पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, ये सब क्या है? ये सब देखने को मिलेगा सरगुजा जिले में। तो ये सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो जलप्रपात है वो सब कंप्लीट होता है। इतने ही जलप्रपात को आपको याद रखने की आवश्यकता है, किसके अंतर्गत? सरगुजा संभाग के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं इसके जस्ट नीचे में है बिलासपुर संभाग, और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जो जलप्रपात है इसको हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए बिलासपुर संभाग की बात करूं तो बिलासपुर संभाग में आपको ज्यादा जलप्रपात याद करने की आवश्यकता नहीं है। एकदम एकदम इंपॉर्टेंट जो जलप्रपात है जिसका नाम है केंदई नदी पर, उस जलप्रपात का नाम है केंदई जलप्रपात, केंदई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? केंदई जलप्रपात। ठीक है, कौन सा? केंदई जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? तो केंदई नदी पर है। कौन सी नदी पर है? केंदई नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा चोरनई नदी पर देवपहरी, देवपहरी जलप्रपात है। कौन सा है? देवपहरी जलप्रपात स्थित है। कौन सा? चोरनई नदी पर स्थित है। इसके अलावा रायगढ़ जिले में आपको याद रखना है राम झरना, राम झरना वाटरफॉल। ये जो राम झरना वाटरफॉल है, ऐसा कहा जाता है माता सीता को जब प्यास लगी थी उस समय भगवान राम ने अपने धनुष बाण से झरने का निर्माण किया था। वही झरना आपको देखने को कहां पे मिलता है? रायगढ़ जिले में राम झरना वाटरफॉल। ठीक है, अगर रामायणकालीन स्थल की बात आ जाए तो राम झरना वाटरफॉल है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शक्ति जिले में दमऊ दहरा जलप्रपात। कौन सा? दमऊ दरहा, दरहा जलप्रपात, दमऊ दरहा जलप्रपात। कौन सा? दमऊ दरहा, जमा सॉरी सॉरी सॉरी, दमऊ, दमऊ दरहा वाटरफॉल। ठीक, ये पहाड़ी नाला पे स्थित है। दमऊ दरहा वाटरफॉल जो स्थित है यह पहाड़ी नाला पे स्थित है। कहां पे? पहाड़ी नाला पे, पहाड़ी नाला पे स्थित है। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया भाई। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बस आपको 4 ही जलप्रपात को याद रखना है भाई। मैंने पहले से ही बता चुका हूं, जहां पे आपको बेसिन नजर आएगा, मैदान नजर आएंगे, वहां पास आपको जलप्रपात देखने की आवश्यकता ही नहीं, कम ही जलप्रपात है। तो बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपको कम जलप्रपात याद रखना है, किसकी अपेक्षा? सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं फिर। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत ज्यादा जलप्रपात याद करने की आवश्यकता नहीं, 2 ही जलप्रपात याद रख लीजिए। एक तो कवर्धा जिले में स्थित है रानी दरहा। कौन सा? रानी दरहा। हा रा बोल रहा हूं, लास्ट में हा रा बोल रहा हूं। ठीक है, रानी दहरा, रानी दहरा, लास्ट में हरा है। और हम लोग जशपुर में क्या पढ़ के आए हैं? दाह, रानी दाह, रानी दाह। ठीक है, सुकमा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दरहा। क्या पढ़ेंगे? रानी दरहा। क्या पढ़ेंगे? ये है सुकमा जिले का, सुकमा जिले का। ठीक है, ये कौन सा है? ये जशपुर, जशपुर जिले का है। ये है कंवर्धा। तो देखिए फर्क, देखिए कंफ्यूजन वाले को ही देगा, एग्जामिनर ऐसा नहीं है, वो एग्जामिनर ऐसा नहीं आपको कंफ्यूज कर देगा। इस वजह से आपको इसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, रानी दहरा। अब हरा किसमें है सर?
दहरा किसमें है सर? रानी दाह किसमें है? ये कंफ्यूज हो जाएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में प्रेशर अधिक रहता है, ये मत समझे। यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे बन जाता है, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमको ऑप्शन को टिक करना रहता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गड़बड़ी कर देते हैं और वहां पे गलती करके आ जाते हैं बहुत ज्यादा। रानी दाह यहाँ पे स्थित है तो जशपुर में है। क्यों? क्योंकि रानी दाह के बारे में आपको इतिहास थोड़ा सा मैं बता दूं। उड़ीसा की जो राजकुमारी थी, कहाँ की? उड़ीसा की राजकुमारी थी, ये यहीं पास आकर रानी दाह जलप्रपात के पास में आकर वहीं से खड़ा होकर छलांग लगा देती है और अपनी आत्मदाह कर देता है ना, आत्महत्या कर लेता है। तो शरीर को क्या बोलते हैं? देह बोलते हैं, है ना। और उसकी स्वयं से अगर कूद जाते हैं, अगर कोई आग जलाता है, उसका दशगात्र करते हैं, तो दशगात्र से पहले उसका कार्यक्रम करते हैं, तो कार्यक्रम करने के लिए उसमें कोई आग उग लगाते हैं, है ना। क्या करते हैं? आग उग लगाते हैं या फिर उसे दफनाते हैं। तो अपने शरीर को दाह कर दिया, क्या कर दिया? अपने शरीर को दाह कर दिया। इस वजह से राजकुमारी, जो उड़ीसा की राजकुमारी थी, अपनी शरीर को दाह कर दिया, इस वजह से उसे कहा गया रानी दाह। मतलब रानी ने अपने शरीर को दाह कर दिया, आत्मदाह कर लिया, इस वजह से उस जलप्रपात का नाम पड़ा रानी दाह जलप्रपात, जो कि है जसपुर जिले में। रानी दहरा, अब दहरा से याद कर लीजिए मैकल मैकल रेंज, ठीक है। तो मैकल पर्वत के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है? हरा भरा पर्वत श्रेणी है भाई, तो पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हरा भरा देखने को मिलेगा। तो हरा भरा कहां पे देखने को मिलेगा? पर्वत पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो कवर्धा क्या है? पर्वत पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इस वजह से रानी दहरा, हरा, याद रखिए हरा, ये देखिए हरा लास्ट में है, हरा। अब रानी दरहा, अब दहरा, दहरा दहरा कहां पे है? सुकमा में है, याद रखिए दहरा, दहरा कहां पे है? सुकमा में है दहरा, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है। ठीक इसके अलावा आपको राजनांदगांव में देखने को मिलेगा ठंडा पानी जलप्रपात। क्या देखने को मिलेगा? ठंडा पानी जलप्रपात, ठंडा पानी जलप्रपात, जल वाटरफॉल। कौन सा? ठंडा पानी वाटरफॉल, ठीक है। ये कौन सा है? दुर्ग संभाग के अंतर्गत। आपको बस इतना ही याद रखना है भाई, इसके अलावा याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनसे प्रश्न नहीं पूछता। देखिए, जलप्रपात से प्रश्न इस प्रकार से पूछता है, अगर कोई वहां पे घटना होती है, अगर हाईलाइट होता है, करेंट अफेयर का सवाल रहता है, तभी जलप्रपात को पूछता है, ठीक। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमें अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। अगला संभाग है रायपुर संभाग। अब रायपुर संभाग के अंतर्गत आपको जलप्रपात याद करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण जलप्रपात जो है वो है गरियाबंद में। कहां पे है? गरियाबंद में है। और गरियाबंद में जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा 3 जलप्रपात। कितने जलप्रपात? 3 जलप्रपात देखने को मिलेगा। पहला तो है घटा रानी जलप्रपात। कौन सा है? घटा रानी, घटा रानी वाटरफॉल, घटा रानी वाटरफॉल। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जतमई वाटरफॉल। कौन सा? जतमई वाटरफॉल। अब जतमई वाटरफॉल हो गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गोदना वाटरफॉल। कहां पे? गोदना वाटरफॉल देखने को मिलेगा गरियाबंद में, ठीक। ये जो गोदना जलप्रपात है, यह उदयंती नदी के तट पर है। कौन सी नदी के? उदयंती, उदयंती नदी के तट पे है, नदी के तट पर है, ठीक। इसके अलावा महासमुंद जिले में आपको याद रखना है एक वाटरफॉल, जो कि है बल्लमदेही नदी पर, जिसका नाम है सप्तधारा, सात देवधारा। सप्तधारा तो दंतेवाड़ा में चले जाएंगे, है ना। तो याद रखने की यही आवश्यकता है, सात धारा, सप्त देवधारा, ये याद करने का तरीका भाई, है ना। देखिए यहाँ पे है कौन सा? सात देवधारा, सात देवधारा, कौन सा है? सात देवधारा, जो कि है बल्लम देही नदी पर। कौन सी नदी पर? बल्लम देही नदी पर। कौन सी नदी? बल्लम देही नदी पर, ठीक है। बल्लम देही नदी पर, देही या देही, ठीक।
दोनों एक ही है। बल्लमदेही या बल्लमदेही नदी पर है 7 धारा। अब सप्त धारा मत टिक मार लेना कि यह महासमुंद में है। सप्त धारा है कहां पास? सप्त धारा है दंतेवाड़ा पास। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और अगले संभाग में देखते हैं, वो है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत जो नदी से वाटरफॉल देखने को मिलेगा, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नदी से जो निकलेगा, नदी पे स्थित होंगे वाटरफॉल, उसको हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण नदी है ना, अपवाह तंत्र कौन सा पढ़े हम लोग? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं। कौन सा? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र पढ़े हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत। और बस्तर संभाग के अंतर्गत जो गोदावरी नदी की जो मुख्य सहायक नदी है, वो कौन सी है? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कैमूर पर्वत बोल रहा हूं, मुंगेर की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है और यह प्रवेश करते हैं कहां से? छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं बस्तर जिले से, और उसके बाद दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर होते हुए यह भोपालपट्टनम के समीप जाकर गोदावरी नदी पे विलीन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है वो है कौन सा है? कोरापुट क्षेत्र से जिसका उद्गम हुआ है उसका नाम है शबरी नदी। ये भी प्रवेश करते हैं बस्तर जिले से और सुकमा में होते हुए यह गोदावरी नदी में जाकर विलीन हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ से मोहला क्षेत्र से एक नदी का उद्गम हुआ था जिसका नाम है कोटरी नदी। कौन सी नदी? कोटरी नदी। कोटरी नदी, ये कौन सा है? गोदावरी। लिख देता हूं भाई। चलिए, ये है इंद्रावती नदी। ये कौन सा है? सबरी नदी। अब इनकी भी सहायक नदी आपको देखने को मिलता है, जैसा कि इंद्रावती नदी की सहायक नदी है चिंता वांगू नदी। कौन सी नदी? चिंता वांगू नदी। चिंता वांगू नदी। गोदावरी नदी की और सहायक नदी है तालपेरू नदी। तालपेरू नदी। अब इस तालपेरू की नदी की एक और सहायक नदी है। तालपेरू नदी की सहायक नदी है बोक्तुंग। बोक्तुंग नदी। कौन सी नदी? बोक्तुंग नदी। इसी बोक्तुंग नदी पे जलप्रपात देखने को मिलेगा भाई। इसके अलावा शबरी नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। कौन सी? शबरी नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगा। कौन सा है वो? वो है कांगेर नदी। कौन सी नदी? कांगेर नदी है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? कांगेर। कांगेर नदी। और इस कांगेर नदी की भी सहायक नदी है जिसका नाम है मालेंगर नदी। मालेंगर नदी तो सुकमा में आएगा, ये नहीं है। ये कौन सा है? मुनगा बहार नदी। कौन सा नदी? मुनगा बहार नदी है भाई। इसका नाम क्या है? मुनगा बहार, और इसका कांगेर। ठीक है, चलिए यहीं पास लिख देता हूं मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सबरी नदी की और सहायक नदी है जो कि सुकमा में बहती है, जिसका नाम है कौन सा? मलेंगर इंदुल। ठीक है, मलेंगर नदी, जिसमें मलेंगर इंदुल वाटरफॉल बनेगा। ठीक, इतना आपको पता चल गया भाई। इसके अलावा कांगेर में एक और नदी है जिसका नाम क्या है? दुधवा। दूध नदी। कौन सी नदी? दूध नदी। और दूध नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दूध नदी का उद्गम होता है मल्लाज कुड़ुम की पहाड़ी से। कहां से होता है? मल्लाज कुड़ुम की पहाड़ी से, और यह महानदी में जाकर समाहित हो जाते हैं। ये कौन सी नदी है? दूध नदी। दूध नदी है। ठीक, ये हो गए भाई। चलिए, ये जो नदी है इसी के ही अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा क्या? वाटरफॉल। ठीक, तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल कौन कौन सा है। वाटरफॉल की बात करूं तो सबसे पहली बात करता हूं मैं इंद्रावती नदी की। किसकी बात करता हूं? इंद्रावती नदी की। और इंद्रावती नदी के अंतर्गत जो बनने वाली जो क्या है वाटरफॉल है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो एकदम महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे तो बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो बस्तर संभाग में एक वाटरफॉल का निर्माण करेगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है, जिसका नाम है कौन सा? चित्रकूट। कौन सा? चित्रकूट वाटरफॉल। चित्रकूट। चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, पहला वाटरफॉल चित्रकूट वाटरफॉल। ठीक है, दूसरा
सातधारा वाटरफॉल। कहां पे? सप्तधारा वाटरफॉल। अब यहाँ पे सातधारा अलग है, सप्तदेवधारा अलग है। सात देवधारा कहां पे? महासमुंद में। यहाँ पे सात धारा बोल दे या सप्त धारा बोल दे, वो कहां पे है? वो है हमारे दंतेवाड़ा में स्थित। ठीक है, बॉर्डर में है वैसे तो। ये कौन सा है? सात धारा, सात धारा वाटरफॉल। सात धारा बोलूं या सप्त देवधारा वाटरफॉल बोलूं, वो कहां पे स्थित है? ये स्थित है दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं। इंद्रवती नदी की सहायक नदी है कौन सी? चिंतवांगू नदी। और इस चिंतवांगू नदी पे एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है लंकापल्ली वाटरफॉल। कौन सा नाम है? लंकापल्ली, लंकापल्ली वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? लंकापल्ली वाटरफॉल। किसमें है? चिंतावांगू नदी पर है। ठीक, क्लियर। इसके अलावा ये जो कोटरी नदी आकर मिल रही कहां पे? गोदावरी नदी पे, सॉरी गोदावरी नदी बोल रहा हूं, इंद्रावती नदी पे। इसमें भी कांकेर में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है परलकोट। कौन सा? परलकोट वाटरफॉल, परलकोट वाटरफॉल। अब कांकेर जिले में आ ही गए हैं तो और भी वाटरफॉल देख लेते हैं। इसमें है दूध नदी पर एक वाटरफॉल जिसका नाम है मल्लाज कुडुम वाटरफॉल। कौन सा? मलाज कुडुम वाटरफॉल, मलाज कुडुम वाटरफॉल। कौन सा? मल्लाज कुडुम वाटरफॉल। मल्लाज कुडुम की पहाड़ी से जब गिरती है दूध नदी तब वहां पे एक वाटरफॉल का निर्माण करते हैं जिस वाटरफॉल का नाम है मल्लाज कुडुम वाटरफॉल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसका नाम है चर्रे मर्रे वाटरफॉल। अब यह चर्रे मर्रे वाटरफॉल देखने को मिलेगा कहां पास? ये देखने को मिलेगा कांकेर जिले में। तो कांकेर जिले के तीन वाटरफॉल, परलकोट जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात, मल्लाज कुडुम जलप्रपात। ठीक है, तीन जलप्रपात यहाँ पे। आगे बात करते हैं नारायणपुर जिले में। नारायणपुर जिले के वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको तीन जलप्रपात देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा फुरसेल, फुरसेल वाटरफॉल। दूसरा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा नोगा बाबा। कौन सा? नोगा बाबा, नोगा बाबा वाटरफॉल। इसके अलावा आपको एक और वाटरफॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है हांदावाड़ा। कौन सा? हांदावाड़ा। अब हांदावाड़ा यहीं पास लिख देता हूं, हांदावाड़ा वाटरफॉल। तो तीन जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा नारायणपुर में जिसका नाम है खुरसेल जलप्रपात, नोगा बाबा जलप्रपात, हांदावाड़ा जलप्रपात। ठीक है, नारायणपुर जिले की बात हो गई। बीजापुर जिले के अंतर्गत लंकापल्ली जलप्रपात, किसमें? चिंतावांगू नदी पे। दूसरा जलप्रपात आप याद रख लीजिए बोक्तुंग, बोक्तुंग वाटरफॉल। और ये जो बोक्तुंग वाटरफॉल है ये कहां पास है? ये बोक्तुंग वाटरफॉल स्थित है कहां पास? बीजापुर जिले में। और बीजापुर जिले के किस नदी पर स्थित है अगर पूछ ले तो बोक्तुंग नदी पर स्थित है। ठीक है, ये याद रख लीजिए बीजापुर जिले के वाटरफॉल। अब आते हैं हम लोग अगला दंतेवाड़ा। अब दंतेवाड़ा के अंतर्गत और भी बहुत सारे आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा भाई, जिसमें से अभी हम लोग नदी बना लेते हैं। कौन सा? शंखनी और डंकनी नदी। इसके तट पर स्थित है कौन सा? यहां पास है सूरतगढ़ वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? सूरतगढ़, सूरतगढ़। अब ये सूरतगढ़ वाटरफॉल स्थित है। बाद में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस्तर का और दंतेवाड़ा का अलग से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आगे और मैं बताऊंगा। अब आते हैं सूरतगढ़, सूरतगढ़ बोल रहा हूं। ठीक है सूरतगढ़ सीधा सीधा आ गया। ठीक, सुकमा जिले में बात करते हैं तो सुकमा जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा शबरी नदी के तट पर एक जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसका नाम है रानी दरहा, दरहा। हरा नहीं बोला हूं मैं, दाह नहीं बोला हूं, क्या बोलो? दरहा बोला हूं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रानी दरहा, रानी दरहा। कौन सा? रानी दरहा। ठीक है, रानी दरहा वाटरफॉल सुकमा जिले में। इसके ही तट पर इस सॉरी इस नदी के तट पर सबरी नदी के सहायक नदी है कौन सा?
मलिंगर नदी, इस नदी के मलिंगर नदी पर एक जलप्रपात का निर्माण होता है जिसका नाम है मलिंगर इंदुल वाटरफॉल। मलिंगर इंदुल इंदुल वाटरफॉल, मलिंगर इंदुल वाटरफॉल बनेगा किसमें? मलिंगर नदी पे। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है भाई। इसके अलावा कांगेर नदी है, और कांगेर नदी पे भी एक जलप्रपात देखने को मिलेगा जिसका नाम है कांगेर वाटरफॉल। कौन सा नाम है? कांगेर वाटरफॉल है। कांगेर नदी पे, कांगेर नदी पे कांगेर, कांगेर वाटरफॉल। ठीक है, वही मुनगा बहार नदी पे, मुनगा बहार नदी पे आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सॉरी, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा गुप्तेश्वर वाटरफॉल, सॉरी, तीरथगढ़ वाटरफॉल है। तीरथगढ़ वाटरफॉल है भाई, ये गुप्तेश्वर नहीं है। गुप्तेश्वर किसका है? गुप्तेश्वर है रानी दाह का, सॉरी सॉरी, सबरी नदी का है गुप्तेश्वर। तीरथगढ़ वाटरफॉल है, कौन सा है? तीरथ तीरथगढ़ वाटरफॉल। ठीक है, कौन सा? तीरथगढ़ वाटरफॉल। सबरी नदी की एक और जलप्रपात लिख लीजिए, कौन सा? गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है, ये है। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको इतने जलप्रपात को याद रखना है। अगर आपको और भी जलप्रपात याद रखना है, अगर छोटा छोटा है जो कि आ जाता है, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत अगर देखें तो दंतेवाड़ा के अंतर्गत आपको याद रख लीजिए कौन सा? सूरतगढ़ तो हो ही गया है। साथ ही साथ आप याद रख लीजिए मेदिनी घूमर। कौन सा? मेदिनी घूमर दंतेवाड़ा में बना रहा हूं मैं, दंतेवाड़ा लिख भी देता हूं, दंतेवाड़ा, मेदिनी घूमर, मेदिनी घूमर। फुट पहाड़, फुट पहाड़, फुट पहाड़, मेदिनी घूमर, सूरतगढ़, ये किस किस जिले के जलप्रपात है? ये है बस्तर संभाग के अंतर्गत दंतेवाड़ा जिले के जलप्रपात। ठीक है, इसके अलावा आपको बस्तर अगर देखे तो बस्तर जिले के अंतर्गत आपको कौन कौन सा जलप्रपात याद रखना है? तो इसके अंतर्गत कांगेर जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, और इसके अलावा और क्या सा? महादेव घूमर जलप्रपात, कामड़ा घूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात आपको याद रखना किसके अंतर्गत? बस्तर जिले के अंतर्गत। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है, बस्तर संभाग के अंतर्गत जलप्रपात। ठीक है भाई, देखिए, याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, वही अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के सबसे चौड़े जलप्रपात की, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा, सबसे चौड़ा वाटरफॉल है। भारत का, भारत का नियाग्रा है। क्यों? क्योंकि नियाग्रा के ही समान यह सबसे चौड़ा है भारत का, इस वजह से इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कौन सा? कौन जलप्रपात की? तो चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, ये बरसात के दिनों में लगभग 300 फीट तक चौड़ा है इसका। ठीक है, चौड़ा रह जाता है। ठीक, ये है क्या? छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जलप्रपात। अब आइए हम लोग बात करेंगे किसके अंतर्गत? अब आप बात करेंगे नदी परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, 38 मिनट के अंतर्गत हम लोग जलप्रपात को खत्म कर दे हैं। ठीक इतने ही समय के अंतर्गत हम लोग नदी परियोजना को भी हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना। अब ये जो छत्तीसगढ़ की जो नदी परियोजना है, ये जो छत्तीसगढ़ की जो नदी परियोजना है, ये किसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा? कहाँ पे है आबादी? तो आबादी है हमारे छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र में, अधिक आबादी, ये ना, ये अधिक आबादी है। पहाड़ी क्षेत्र में कम देखने को मिलते हैं जनसंख्या, इसके अंतर्गत जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें मैदान है, इस वजह से यहाँ पे कृषि कार्य किया जाएगा। कृषि कार्य करने के लिए, जनसंख्या को पानी आपूर्ति करने के लिए, पीने के लिए, ठीक है, उसकी आवश्यकता, बिजली दिलाने के लिए नदी में, बांध में, जलाशय में एक क्या करते हैं? कोई ना कोई परियोजना चलाते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नदी परियोजना कहते हैं।
अब नदी परियोजना का निर्माण कहाँ पे होगा? बांध में होगा। कहाँ पे होगा? बांध में होगा, जलाशय में होगा, जलाशय में होगा। ठीक है, तो ये बांध होता क्या है, जलाशय होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए भाई, अब आते हैं हम लोग बांध में। चलिए ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं बांध। ये क्या है? थोड़ा पानी है, ये उद्गम हो रहा है पहाड़ से। ठीक है, उद्गम हो गया। ये क्या है? नदी बहाव होकर आ रही है। ये क्या है? ये नदी है। ये क्या है? ये एक नदी है। ये क्या है? ये एक नदी है। ये प्रवाह बह रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रवाह बह रहा है भाई। ये क्या है? नदी बह रही है। अब ये जो नदी बह रहा है, क्या है? ये जो नदी बह रहा है, इस अभी इसके प्रवाह को अचानक से कोई जगह से हम रोक देते हैं। क्या करते हैं? रोक देते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है? ये ऊंचा क्षेत्र है और ये नीचे क्षेत्र है। ये क्या है? नीचे क्षेत्र है। नीचे क्षेत्र है और ये ऊपर क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे प्रवाह को रोक देते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे कोई बांध बनाकर, कोई अवरोधक बनाकर, यहाँ पे क्या, यहाँ पे अवरोधक बनाकर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नदी के प्रवाह को रोक दिए। क्या कर दिए? नदी के प्रवाह को रोक दिए भाई। ठीक है, ये क्या कर दिए? नदी के प्रवाह को हम लोग रोक दिए। ठीक है, नदी के पानी रुक गया। अब रुकने से बांध का निर्माण हो गया। सिर्फ पानी को रोकने के लिए बांध का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बांध है। ये क्या है? ये बांध है। ठीक, डैम है, डैम। ये पानी के बहाव को रोक दिया। अब रोकने के बाद पानी कहां पे एकत्रित होगा? ये ऊपरी क्षेत्र में पानी एकत्रित होगा। कहां पास? यहाँ पे पानी एकत्रित हो गया। क्या होगा? यहाँ पास पानी एकत्रित होगा। यहाँ पे पानी एकत्रित होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? पानी जलाशय बनेगा। पानी को रोक दिया तो यहाँ पे क्या बनेगा? जलाशय बनेगा। जलाशय। तो जलाशय क्या है? बांध के बनने के बाद निर्मित होता है जलाशय, जो कि मानव निर्मित होता है भाई, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जलाशय बोलते हैं। ठीक, जलाशय आपको समझ में आएगा। जलाशय क्या है, बांध क्या है। ठीक है भाई, इसी जलाशय में अगर कोई आसपास क्षेत्र में कृषि कर रहा होगा, कृषि कर रहा होगा तो कृषि के लिए उसे सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो कृषि सिंचाई के लिए, जनसंख्या है तो उसे पीने के पानी के लिए, पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, आपूर्ति के लिए। ठीक है, पहला ये पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है आवश्यकता, मतलब बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। जलाशय, बांध में एक परियोजना संचालित कर दी गई है। परियोजना संचालित कर दी गई है। परियोजना, परियोजना, परियोजना का संचालन किया जा रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? नदी परियोजना कहेंगे। क्या कहेंगे? नदी परियोजना कहेंगे। ठीक, तो परियोजना क्या है, नदी क्या है, बांध क्या है, ये सब आपको समझ में आएगा, मैं ऐसा आशा कर रहा हूं भाई। ठीक है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि बांध क्या है, जलाशय क्या है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और याद रख लीजिए, एक बात और याद रख लीजिए, बैराज। बैराज होता है क्या? क्योंकि हम लोग रुद्री बैराज भी पढ़ेंगे, है ना। तो रुद्री बैराज होता क्या है? ये क्या है? बांध है, पानी के अवरोध है ना, बन गए वो वहां पे। अब ये पानी के भाव कुछ इस यहाँ पे जा रहा था, तो पानी के प्रवाह को दूसरे दिशा में मोड़ने के लिए, मतलब यहाँ पे क्या कर देगा? यहाँ पे एक थोड़ा सा बैराज बना देगा और दिशा को परिवर्तित कर देगा नदी के। इस वजह से उसे बोलेंगे बैराज। बैराज क्या है? पानी के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए बैराज का निर्माण किया जाता है, जिसे ही हम लोग बैराज कहते हैं। ठीक है, परियोजना क्या है वो भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कृषि सिंचाई के लिए निम्नलिखित परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, और
और भी छोटा होता है, मध्यम होता है ना। तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में परियोजना कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। छत्तीसगढ़ में परियोजना कितने? 3 प्रकार की। चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं। तो छत्तीसगढ़ की जो परियोजनाएं हैं उसे हम लोग देखते हैं, 3 भागों में परियोजना को बांटा गया है। कितने भाग? 3 भाग में। पहला कौन सा है? वृहद। वृहद मतलब बड़ा। कौन सा है पहला? वृहद। वृहद परियोजना। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना। तीसरा कौन सा है? लघु मतलब छोटा। छोटा परियोजना, लघु परियोजना। लघु परियोजना। अब ये लघु क्या है, वृहद क्या है, ये किस प्रकार की परियोजना है? ये अगर पूछे तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? वृहद परियोजना की परिभाषा है, अगर वो परियोजना 1000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र वाला परियोजना है तो वो कौन सा परियोजना है? वृहद परियोजना है। मतलब 1000 से अधिक, अधिक हेक्टेयर, अधिक हेक्टेयर के ऊपर है तो वो परियोजना कौन सी है? वृहद परियोजना है। अगर वही 2000 से लेकर 1000 तक, 2000 से लेकर, सॉरी 1000 बोल दिया, मतलब 10,000, 10,000, सॉरी सॉरी सॉरी, 10,000, ये एक और जीरो एड कर लीजिए, और 10,000, 10,000 से अधिक हेक्टेयर, ठीक। पता, ये है मध्यम परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक, 10,000 हेक्टेयर तक अगर कोई परियोजना का संचालन किया जा रहा है तो वह मध्यम परियोजना है, ठीक है। लघु परियोजना क्या है? तो लघु परियोजना वे परियोजना है जो 2000 तक, जो 2000 हेक्टेयर तक सिंचाई परियोजना किया जाता है, सिंचित वाला क्षेत्र होता है, वो परियोजना कौन सी है? लघु परियोजना है। तो ऐसे परियोजना कितने हैं, ये इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण आया है 2024-25 का। कौन सा आया है? 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण आया है, जिसमें से वृहद परियोजना कितने हैं, लघु परियोजना कितने हैं, इसके बारे में पूछा गया है। अब निर्माणाधीन भी है, प्रस्तावित भी रहता है और स्थापित भी रहता है। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं भाई। ये जो बता रहा हूं मैं डाटा, ये आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास अध्याय के टाइप से मैं लूंगा। 17 अध्याय, 17 अध्याय के लिए 17 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक एक लेक्चर हम लोग आपके लिए लाएंगे, किसके अंतर्गत? आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। आर्थिक सर्वेक्षण से ही मैं डाटा को लिया हूं, ठीक है। जिसमें परियोजनाएं कौन कौन सी है इसे देख लेते हैं। परियोजना, योजनाएं, परियोजनाएं है, ठीक। परियोजना कितने स्थापित है? स्थापित है मतलब संचालित किया जा रहा है। और कितने प्रस्तावित है, इसे हम लोग देखते हैं। पहला परियोजना की बात करूं तो पहला कौन सा है भाई? लघु परियोजना से चालू करें या वृहद से? चलिए वृहद से ही आते हैं। वृहद परियोजना, वृहद परियोजना। तो छत्तीसगढ़ में कितने वृहद परियोजनाएं हैं जो स्थापित हो चुके हैं, संचालित हो रहा है? 8 वृहद परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। कितने? 8 वृहद परियोजनाएं हैं। प्रस्तावित हैं? जी हाँ, 4 प्रस्तावित हैं। कितने? 4 वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित है हमारे छत्तीसगढ़ में। मध्यम परियोजना की बात करते हैं, दूसरा है मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना, अब मध्यम परियोजना की बात करूं तो मध्यम परियोजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 38 परियोजनाएं। कितने? 38 परियोजनाएं, ठीक है। 38 परियोजनाएं प्रस्तावित है क्या? जी नहीं, प्रस्तावित नहीं है। तीसरा है कौन सा? तीसरा है लघु परियोजना। कौन सा? लघु परियोजना। इस लघु परियोजना की बात करूं तो इसकी संख्या कितनी है स्थापित में? तो 2514 स्थापित है। कितने? 2514, 2514 स्थापित है लघु परियोजना,
ठीक है, स्थापित है, संचालित हो रही है। प्रस्तावित कितनी है? तो प्रस्तावित है 365। कितना? 365 प्रस्तावित है लघु परियोजनाएं। चौथा देखते हैं नलकूप परियोजना, नल योजना, नलकूप योजना, नलकूप योजना। अब नलकूप योजना की बात करूं तो कितने नलकूप योजनाएं चलाई जा रही है? तो 30 नलकूप योजनाएं चलाई जा रही हैं। कितने? 30। कितने प्रस्तावित है? एक। ये है भाई, ये क्या है? ये आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का ये डाटा है, इसे याद रख लीजिए। इसी प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपको मैं बता रहा था, इस वजह से इसको भी मैं बता दिया। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक है जनसंख्या, कृषि, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो? है ना? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्मार्ट पीएससी आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ क्या करेगा? तैयारी करवाएगा। ठीक है। ये जो वृहद परियोजना की बात करूं तो वृहद परियोजना के अंतर्गत बहुत सारी परियोजना का संचालन किया जा रहा है, जैसे कि महानदी सिंचाई परियोजना, महानदी कॉम्प्लेक्स है, अंदुरा कॉम्प्लेक्स है, ये संचालित किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारे सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, है ना? तो चलिए देखते हैं महानदी सिंचाई परियोजना। महानदी सिंचाई परियोजना ही नहीं है, महानदी, महानदी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। ये जो महानदी सिंचाई परियोजना है, इसके अंतर्गत चार जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा? महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा है? तीसरा है तांदुला, तांदुला कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण को मैं बताऊंगा। इसके अंतर्गत जलाशयों का निर्माण किया जाएगा, बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात करेंगे महानदी सिंचाई परियोजना की। किसकी बात करेंगे? महानदी सिंचाई परियोजना की। महानदी, महानदी सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। अब महानदी सिंचाई परियोजना की बात करूं तो महानदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना ही कब हुई है? तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना को अगर नजर डाले, स्थापना को, तो इसकी स्थापना कब हुई है भाई? तो इसकी स्थापना हुई है 1980 से 81 के मध्य में। इसकी महानदी सिंचाई परियोजना की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना। अब महानदी सिंचाई परियोजना की स्थापना हुई है 1980 से, 1980 में हुआ है, 80 से 81 के मध्य में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, जिसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? अगर सिंचाई क्षमता की अगर बात की जाए, क्षमता की अगर बात की जाए तो क्षमता कितनी है इसकी? 2.664 लाख हेक्टेयर है। कितना है? 2.64 लाख हेक्टेयर है, लाख हेक्टेयर है। ठीक, सिंचाई क्षमता है, तो बड़ा है, तो बड़ा है, इस वजह से कोई ना कोई इसकी सहायता कर रहा होगा। बनाने के लिए, इसकी स्थापना करवाने के लिए कोई ना कोई सहायता दिया होगा, कोई ना कोई इसकी सहायता किया होगा। तो किसने सहायता किया है इस सिंचाई परियोजना के लिए? विश्व बैंक की सहायता से हुआ है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इस परियोजना का संचालन किया गया है। विश्व बैंक की सहायता से हुआ है। ठीक है, किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना हुई है। विशेषता क्या है? विशेष बात याद रखिए, इसकी विशेषता, विशेषता क्या है? यह प्रदेश की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। महानदी सिंचाई परियोजना, यह छत्तीसगढ़ की सबसे सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। पहला फैक्ट यही याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 4 जलाशयों का निर्माण किया गया है। महानदी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चार चार जलाशयों का
जलाशयों का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक, 4 जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिसमें से पहला कौन सा है, रुद्री पिकअप वियर। कौन सा है, रुद्री पिकअप वियर है। 4 जलाशय कौन कौन सा है, रुद्री पिकअप वियर, पहला रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर, पहला रुद्री पिकअप वियर। दूसरा मॉडम सिल्ली, दूसरा मॉडम मॉडम सिल्ली, दूसरा कौन सा है, मॉडम सिल्ली। ठीक, कौन सा, मॉडम सिल्ली जलाशय। तीसरा कौन सा है भाई, अच्छा मैं इसका, रुद्री पिकअप कहाँ पे है, धमतरी पे है। मॉडम सिल्ली कहाँ पे है, धमतरी पे है। तीसरा याद रख लीजिए, जो इसी के ही अंतर्गत है, रविशंकर जलाशय। ठीक है, जो कि है धमतरी में ही है। ठीक है, दुधवा, दुधवा जलाशय, ये जो दुधवा जलाशय है ये बस है कांकेर जिले में, कहाँ पे है, कांकेर जिले पे। और चौथा है रविशंकर, रवि शंकर जलाशय। तो कितने जलाशय का निर्माण किया जाएगा, 4 जलाशय का निर्माण किया जाएगा, रुद्री पिकअप पियर, माडम सिल्ली जलाशय, दुधवा जलाशय और रविशंकर जलाशय। रविशंकर जलाशय, दुधवा जलाशय, रुद्री पिकअप पियर, माडम सिल्ली जलाशय, ये 4 जलाशय हैं, जिसमें से दुधवा जलाशय कहाँ पे है, कांकेर जिले में है। बाकी 3 जलाशय का निर्माण होगा वो धमतरी जिले में होगा। कहाँ पे होगा, धमतरी जिले में होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी ये जो जलाशय है इसका निर्माण हम लोग देख लेते हैं, इससे रिलेटेड किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आज का क्लास जो रहने वाला है वो लंबा रहने वाला है ना। रुद्री पिकअप वियर की बात करें, अच्छा रुद्री पिकअप वियर की बात करें, पहला है कौन सा, रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर। रुद्री पिकअप वियर की स्थापना कब की गई है, पहले तो यही सवाल, स्थापना सही आएगा। तो स्थापना क्या है, इसकी स्थापना कहां से हुआ है भाई, इसकी अगर स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुआ है, नहर की स्थापना 1912 से 15 के बीच में हुआ है। ठीक है, स्थापना 1912 से 15 के मध्य में हुआ है। कौन सी नदी पर हुआ है इसकी स्थापना, नदी अगर पूछ ले तो नदी है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। कौन सी नदी है, महानदी है। ठीक है, नहर का निर्माण हुआ है, नहर का अगर निर्माण हुआ है तो वो कब हुआ है, 1912 में हुआ है। नहर के बाद क्या बनेगा, बैराज बनेगा। 1900 कब, 1900 ये 93 की बात है, कब की बात है, 1993 की बात है, जब ये क्या होगा, बैराज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यह बैराज, बैराज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है, छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है। याद रखिए चलिएगा, बांध किसे बोल रहा हूं, प्रथम किसे बोल रहा हूं, नदी परियोजना किसे बोल रहा हूं, प्रथम नदी परियोजना कौन से है, महानदी सिंचाई परियोजना। पहला बांध, पहला प्रथम बांध रुद्री पिकअप वियर। ठीक, ये सब समझते चलिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे, अगला कौन सा, अगला कौन सा है, मॉडम सिल्ली, मॉडम सिल्ली। मॉडम सिल्ली कहाँ पे है, धमतरी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है भैया, तो इसकी स्थापना हुई है 1923 में। कब हुआ है, 1923 में हुआ है। मॉडम सिल्ली जो जलाशय है इसका अन्य नाम है, इसे अन्य नाम के रूप में क्या बोला जाता है, बाबू, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, छोटे लाल श्रीवास्तव।
किस नाम से जाना जाता है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम है मतलब उपनाम हम कह सकते हैं, उपनाम। उपनाम कौन सा है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है। ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है? तो महानदी की सहायक नदी में आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी, इसी सिलियारी नदी पर है कौन सा? मौड़म सिल्ली जलाशय। देखिए भाई, ये जो माड़म सिल्ली मुरुम सिल्ली है, मुरुम सिल्ली बोल दे या माड़म सिल्ली बोल दे, एक ही है। अन्य नाम मुरुम सिल्ली, मुरुम सिल्ली। ठीक है, मुरुम सिल्ली या माड़म सिल्ली, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? साइफन बांध बोलते हैं। ये क्या है? साइफन बांध है। साइफन बांध है, ये क्या है? साइफन बांध है। तो राज्य का प्रथम साइफन बांध वह एकमात्र भी है। ठीक है, ये एशिया का, ये क्या है विशेषता याद रखिए, इसकी विशेषता याद रखिए, एशिया का एकमात्र, एकमात्र नहीं पहला है, बहुत सारा बन गया है। ठीक है, चाइना में बन गया है। एशिया का, एशिया का पहला, पहला साइफन, साइफन बांध है। कौन सा बांध है? एशिया का पहला साइफन बांध है। कौन सा है? मुरुम सिल्ली जलाशय। ठीक, ये आपको पता चल गया। तो चलिए अगले देखते हैं, तीसरे नंबर का है जलाशय। तीसरे नंबर का जलाशय कौन सा है? दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय, ये जो दुधवा जलाशय ये कहाँ पे है? कंफ्यूजन रहता है भैया, कहाँ पे है? कांकेर में है, धमतरी में ले लेते हैं, और किस नदी पे लेगा? ये भी कंफ्यूजन वाला बात है, ये भी कंफ्यूजन वाला बात है। तो चलिए लिखते हैं, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुआ, किस स्थल पे हुआ है? तो इसकी स्थापना जो हुआ है वो स्थल है दुधवा गांव। अच्छा, स्थान कौन सा है? स्थान है दुधवा गांव, दुधवा गांव। अब ये जो दुधवा गांव है ये कहाँ पे है? कांकेर में है। कहाँ पे है? कांकेर में है। किस नदी पर है? तो ये नदी की बात की जाए तो महानदी पर है। अब ये दूध नदी है, तो दूध नदी बहती है, उसकी सहायक नदी है, कांकेर से ही निकलती है, कांकेर में ही जाकर बढ़ जाती है। तो यहां से क्या है? महानदी है, और यहाँ पे क्या है? दूध नदी है। ये कौन सी है? दूध नदी है, दूध नदी। और ये कौन सी है? महानदी। यहाँ पे देखिए एक गांव है जिसका नाम है कौन सा? दुधावा गांव, यहाँ पास है। ठीक, यहाँ पे मिलने से ठीक पहले यहाँ पे क्या बनेगा? जलाशय बनेगा, जिसका नाम है दुधावा, दुधवा जलाशय। कौन सा? दुधवा जलाशय है। ठीक, स्थापना कब होगा? 1962 में होगा। 1962 में होगा। तो इसकी विशेषता क्या होगी? इसकी विशेषता आपको नजर आएगा 1947 से बाद, 1947 के बाद पहला स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्रता के बाद ये क्या हुआ है? निर्मित हुआ है। इस वजह से हम कह सकते हैं राज्य का स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्र, स्वतंत्रता के बाद, के बाद प्रथम, प्रथम निर्मित बांध, प्रथम निर्मित बांध है कौन सा? दुधवा जलाशय। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया सर? जी हाँ सर, बिल्कुल आ गया, एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए अगले जलाशय के बाद में हम लोग बात करते हैं, अगला जलाशय कौन सा है? तो अगला जलाशय जो है वो कौन सा है? रविशंकर जलाशय। कौन सा है? रविशंकर जलाशय, रविशंकर जलाशय। अब रविशंकर जलाशय के बारे में क्या याद रखना है? इसकी स्थापना, रविशंकर जलाशय की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1978 को। कब हुआ है? 1978 को हुआ है। कब हुआ है? 1978 को हुआ है। ये जो रविशंकर जलाशय है इसे अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है गंगरेल बांध। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है गंगरेल बांध, गंगरेल बांध, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गंगरेल डैम भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी नदी पर यह डैम बना है? तो यह महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना है? महानदी पर, महानदी पर यह डैम बना है। किस नदी पर? महानदी पर यह डैम बना है भाई। ठीक, किस लिए बना है? जलापूर्ति के लिए बना है। किसकी जलापूर्ति के लिए? जलापूर्ति किसकी? तो भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के लिए। किसकी? बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट की आपूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध है। ये क्या है?
विशेषता याद रख लीजिए, विशेषता छत्तीसगढ़ का सबसे सबसे बड़ा व लंबा लंबा बांध है। क्या है? सबसे बड़ा व लंबा बांध है। ये हो गया कौन सा? ये हो गया 4 जलाशय के बारे में। ठीक, अब आगे आते हैं, अब देखते हैं हम लोग कौन सा, अब आगे आते हैं और भी हम लोग देखते हैं परियोजनाएं। कौन सी परियोजनाएं? महानदी कॉम्प्लेक्स, महानदी कॉम्प्लेक्स। अब महानदी कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा दो, क्या देखने को मिलेगा? दो परियोजनाएं देखने को मिलेगा महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। एक तो है सिका साठ परियोजना, दूसरा है शोढूर परियोजना। ठीक है, जिसमें से महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना हुई है 1980 में, स्थापना हुई है 1980 में, स्थापना 1980। इसकी किसकी सहायता से यह स्थापना हुई है? सहायता की बात करूं तो सहायता है विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से इसकी क्या हुई? स्थापना हुई है भाई। इसकी विशेषता क्या है? इसके अंतर्गत सहायक नदियां, जो महानदी है उस महानदी की सहायक नदियों पर परियोजना का संचालन किया जाएगा, जिसमें से दो परियोजनाएं इसके अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। कौन कौन सी? पहला है, पहला कौन सा है? सिलियारी नदी। कौन सी? सीकासार परियोजना। अब सीकासार सिलियारी नदी पे है ऐसा मत समझना, ये पैरी नदी पर है। कौन सा है? सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना किस पर है? किस नदी पर है? अगर नदी पूछ ले तो नदी कौन सी है? पैरी नदी है। कौन सी? पैरी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? पैरी नदी पर है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए, स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1995 को। कब हुआ है? 1995 को। दूसरा परियोजना की बात करूं तो दूसरी परियोजना है सोढ़ूर परियोजना। कौन सी परियोजना? सोढ़ूर, सोढ़ूर परियोजना। अब ये जो सोढ़ूर परियोजना है, ये इसकी अगर बात की जाए तो इसका संचालन कहां पे किया जा रहा है? सोढ़ूर परियोजना का गरियाबंद में। कहां पे? गरियाबंद में, गरियाबंद में। और इसका अगर बात की जाए तो इसकी धमतरी में, धमतरी में। ठीक, सिकासार परियोजना धमतरी, सोढ़ूर परियोजना कहां पे? गरियाबंद में। इसकी स्थापना कब? 1995 को। लेकिन सोढ़ूर परियोजना की स्थापना हो जाती है कब? स्थापना होता है 1900, कब? 1979 को, 1979 को, 1979 को। ठीक, इतना आपको पता चल गया। किस नदी पर? नाम से ही पता है, सोढ़ूर नदी पर। नदी सोढ़ूर, सोढ़ूर, सोढ़ूर नदी पर। ठीक, तो कितने परियोजनाओं को आपको मैं पढ़ा चुका हूं भाई? 6 परियोजना को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, चलिए तो फिर आगे और बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसके अंतर्गत? हम लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो परियोजना है, तांदुला कॉम्प्लेक्स को मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं किसके अंतर्गत आऊंगा? रायपुर संभाग के अंतर्गत आऊंगा तो फिर। ठीक, दुर्ग संभाग के अंतर्गत आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। सरगुजा संभाग की परियोजना की अगर बात की जाए तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत परियोजना बांध, एनीकेट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें से कोरिया जिले, कोरिया सॉरी, कोरिया पहले था। अब आ गया है कौन सा? मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर। इस मनेन्द्रगढ़ चिरमिर भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा गेज, झुमका, गोबरी। ये परियोजना देखने को मिलेगा, गेज, झुमका, गोबरी। गोबर में जब झुमका गिर गया तो गेजले मुस्कुरा दिया, गेजले हंस दिया। तो झुमका, गेज, गोबरी। ठीक, अगला आते हैं सूरजपुर जिले में एक परियोजना जिसका नाम है महान, महान परियोजना। ठीक, सरगुजा जिले की बात करूं तो सरगुजा जिले के अंतर्गत आपको 3 परियोजना याद रखना है, जिसमें से पहला है बंकी। कौन सा? बंकी परियोजना। दूसरा श्याम, श्याम परियोजना। तीसरा आपको याद रखना है कुंवरपुर। कौन सा? कुंवरपुर परियोजना। ठीक है भाई, पहाड़ी इलाका में ज्यादा आपको परियोजना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक,
सरगुजा संभाग के अंतर्गत। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत परियोजना के बारे में बात करते हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बहुत सारे परियोजना आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे बड़ा जो परियोजना है वो है हसदो नदी पर हसदो परियोजना। कौन सी? हसदो परियोजना। हसदो परियोजना हसदेव नदी पर ही है हसदो परियोजना, ठीक, कोरबा जिले में। इसके अलावा रायगढ़ में केलो परियोजना। कौन से? रायगढ़ में केलो परियोजना। केलो परियोजना, ठीक है भाई, ये हो गया। आपको याद रखना है मुंगेली में, कहां पे? मुंगेली में याद रखना है कौन सा? खुड़िया, खुड़िया बांध, खुड़िया बांध, ठीक है, कौन सा? खुड़िया बांध। बिलासपुर में घोंघा, खूंटा घाट, भैंसा झार। कौन कौन सा? घोंघा, खूंटा, खूंटा घाट, खूंटा घाट, भैंसा झार, भैंसा झार, ये अरपा भैंसा झार नाम है वैसे तो। कौन सा? अरपा भैंसा झार है, ठीक है। खूंटा घाट, कौन सा? खूंटा घाट, घोंघा, ठीक, याद रखते चलिएगा। खूंटा घाट, घोंघा, भैंसा झार, ठीक। जांजगीर चांपा की बात करूं तो जांजगीर चांपा में आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलेगा? बैराज देखने को मिलेगा। रोगदा बैराज, शिवरी नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, रोगदा, रोगदा, बसंतपुर, बसंतपुर, ठीक उसी प्रकार शक्ति जिले में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रोगदा, बसंतपुर, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। वही बात करूं शक्ति जिले की तो शक्ति जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है मिरोनी, मिरोनी, साराडी, साराडी। इसके अलावा कमलाडी, कमलाडी, ये क्या है? बैराज है। क्या है? बैराज है, ठीक, ये हो गया। इतना ही आपको याद रखना है किसके अंतर्गत? सरगुजा संभाग के बोल रहा हूं, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत, ठीक। जिसमें से अगर देखे हसदो परियोजना को ही मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगर हसदेव बांगो बांध कहे, अगर हसदेव मिनी माता परियोजना की बात करें तो वो कौन सा है? हसदेव परियोजना ही है, ठीक है। तो हसदेव परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके हम लोग अलग से देख लेते हैं। मिनी माता, मिनी माता हसदेव, हसदेव बांगो, बांगो बांध परियोजना, बांध परियोजना, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है 1961-62 में। स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1961-62 में। कब हुई है स्थापना? 1961-62 में हुई है। किस नदी पर हुआ है अगर पूछ ले तो नदी है कौन सा? हसदेव नदी, हसदेव नदी। जलापूर्ति के लिए बना होगा, जलापूर्ति के लिए ही तो बना होगा। तो किसे जलापूर्ति कर रहा है ये? बालकों को, इसे बालकों को। इसके अलावा कोरबा को, एनटीपीसी को, किसको? कोरबा को, कोरबा को। उसके अलावा एनटीपीसी, एनटीपीसी को। इसको क्या किया जा रहा है? इसको किया जा रहा है एनटीपीसी, इसको क्या किया जा रहा है? जलापूर्ति किया जा रहा है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्या है? विशेषता याद रखिए इसका, विशेषता छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की प्रथम, प्रथम बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना, नदी परियोजना, महानदी सिंचाई परियोजना। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना, ठीक। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। क्या याद रखना है? यह
यह सबसे ऊंचाई पर ऊ- ऊंचाई पर स्थित बांध है। अब ऊंचाई कितनी है तो फिर ऊंचाई इसकी 47 मीटर। कितना है? 47 बोल रहा हूँ, 87 मीटर है। कितना है? 87 मीटर है। ठीक है भाई। इसमें जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कितने मेगावाट? 220 मेगावाट। 120 है, 120 मेगावाट है। कितना है? 120 मेगावाट जल विद्युत का क्या किया जा रहा है? संचालन किया जा रहा है। ठीक है। यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये क्या है? यह यह राज्य की सबसे बड़ी जल जल विद्युत जल विद्युत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत मिनी माता हसदेव बांगो बांध परियोजना के अंतर्गत। ठीक है। इतना हो गया। इसके अलावा आपको और कौन कौन सा याद रखना है? आपको खुड़िया बांध। अब खुड़िया बांध देख लेते हैं। खुड़िया बांध को ही क्या कहते हैं? राजीव गांधी जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी ही खुड़िया बांध को राजीव गांधी राजीव गांधी जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव गांधी जलाशय। किसे कहते हैं? खुड़िया बांध को राजीव गांधी जलाशय कहते हैं। ये किस नदी पर है? ये नदी की अगर बात की जाए तो नदी है कौन सी? नदी है मनियारी। मनियारी नदी है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी अगर स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1924 से 30 के मध्य में। 1924 से 30 के मध्य में हुआ है। ये कौन सा है? खुड़िया बांध, मतलब राजीव गांधी जलाशय। ठीक है। इसके अलावा खूंटा घाट की बात करूं तो खूंटा घाट बांध को ही किस नाम से जाना जाता है? संजय गांधी। किस नाम से? संजय गांधी। अब खूंटा घाट संजय गांधी संजय गांधी संजय गांधी। अब संजय गांधी जलाशय। अब ये जो संजय गांधी जलाशय है इसकी स्थापना कब हुई है? तो अगर इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुआ है 1920 से 31 के मध्य में। 1920 से 31 के मध्य में इसकी स्थापना हुई है। किस नदी पर है? खारंग नदी पर। और खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? हरपा नदी की। तो नदी कौन सी हो गई? नदी हो गई कौन सी? खारंग। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा। अरपा की सहायक नदी है। ठीक। इतना आपको पता चल गया। दो यहां पे भी आपको याद हो गया। इसके अलावा भैंसा झार भी है ना? बहुत सारे हैं ऐसा तो। अब इसमें से जो याद रखने वाली बात है वो है केलो परियोजना। किस परियोजना? केलो परियोजना। केलो परियोजना को ही अलग नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? शहीद दिलीप सिंह जुदेव। कौन से? दिलीप सिंह जुदेव। दिलीप सिंह जुदेव सिंह जुदेव परियोजना। केलो परियोजना के किस नाम से जाना जाता है? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना हुई है 2014 को। किस नदी पर है? नदी है केलो नदी। किस नदी पे है? केलो नदी। ठीक। किस नदी पर है? केलो नदी। इसके अलावा अरपा अरपा भैंसाझार परियोजना। अरपा भैंसाझार परियोजना की बात करूं तो ये किस नदी पर है? ये अरपा नदी पर है। किस नदी पर है? अरपा नदी पर है। ठीक। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद? घोंघा को याद रख लीजिए। ये अरपा नदी पर है। किस नदी पर है? अरपा नदी। अरपा नदी कुटा घाट, हाँ। घोंघा नदी की बात करें तो घोंघा नदी है कहां पे? ये किस नदी पर है? घोंघा नदी पर है। घोंघा घोंघा नदी पर है। ठीक। ये हो गया भाई। अब ये सब बाकी जो बैराज दिख रहा है ये महानदी पर स्थित है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले संभाग की ओर। और अगला संभाग कौन सा है? अगला संभाग की ओर देखते हैं दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपको बहुत सारी परियोजनाएं देखने को मिलेगी, जिसमें से कवर्धा से ही बहुत सारी परियोजना देखने को मिलेगी। कवर्धा कहने का मतलब है कबीरधाम। अब वो कबीरधाम जिला हो गया है।
ठीक है, जिसमें से कवर्धा में अगर देखें तो कवर्धा के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो कवर्धा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सरोधा, कर्रा नाला, सुतिया पाट, सरोधा, कर्रा नाला, कर्रा नाला, सुतिया पाट, सुतिया पाट, बहुत सारा है, बहुत सारा है। क्षीर पानी है, बेहरा खार है, कौन सा है, क्षीर पानी है, बेहरा खार है, क्षीर पानी। चलिए क्षीर पानी को छोड़ ही देते हैं, है ना, क्षीर पानी बेहरा खार इसको छोड़ देते हैं, लेकिन पूछ ले बेहरा खार क्षीर पानी खूटिया फुट सॉरी 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 खूटा घाट रहा था, कर्रा नाला, कर्रा नाला, सरोधा, सुतिया पाट, क्षीर पानी, बेहरा खार अगर पूछे तो वो कौन सा है, कबीरधाम जिले के अंतर्गत। अगर वही बात की जाए ये खैरागढ़ की, तो इसके अंतर्गत सुरही आप याद रख लीजिए, सुरही बांध है, कौन सा बांध है, सुरही बांध है। राजनांदगांव के अंतर्गत बात की जाए तो सूखा नाला, सूखा नाला, कौन सा, सूखा नाला बांध। और ये आ जाएगा कौन सा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, अच्छा सॉरी सॉरी, ये है कौन सा, अंबागढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत आ जाएगा मोंगरा बैराज, कौन सा आ जाएगा, मोंगरा बैराज, मोंगरा बैराज, ये याद रख लीजिए, मोंगरा बैराज। ठीक, बालोद जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, खरखरा, तांदुला, गोंदली, कौन सा, खरखरा, खरखरा, तांदुला, गोंदली, ये है। ठीक है, खरखरा, तांदुला, गोंदली जलाशय आपको याद रखना है। रायपुर के अंतर्गत आपको कौन कौन सा याद रखना है, तो रायपुर के अंतर्गत मरोदा, कौन सा, मरोदा, मरोदा, और कौन सा, खपरी, कौन सा, खपरी, मरोदा और खपरी याद रखना है दुर्ग संभाग के अंतर्गत। जिसमें से अगर महत्वपूर्ण की अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण है कौन सा, खरखरा, तांदुला, गोंदली, कौन सा है, खरखुरा, तांदुला, गोंदली। जिसमें से तांदुला परियोजना की बात करूं, किसकी, तांदुला परियोजना, तांदुला परियोजना की बात करूं तो तांदुला परियोजना की स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है भाई, तो तांदुला परियोजना की स्थापना हुई है 1913 में, कब हुआ है, 1913 में, कब हुआ है, 1913 में हुआ है। किस नदी पर है, तांदुला नदी पर है। ठीक, किस नदी पर है, नदी अगर पूछ ले तो नदी कौन सी है, तांदुला, तांदुला, तांदुला नदी पर है, सॉरी, किस नदी पर है, तांदुला नदी पर है। विशेषता की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषता क्या है, यह प्रदेश की प्रथम नदी परियोजना है, प्रदेश की, प्रदेश की प्रथम, प्रथम नदी परियोजना है, नदी परियोजना है। ठीक है, 2013 में ही। देखिए भाई, नदी परियोजना अलग होती है, नदी और परियोजना अलग होता है, बहुउद्देशीय परियोजना अलग होता है, जिसमें से सबको मैं आपको बताते हुए चला जा रहा हूं। ठीक है, तांदुला परियोजना है, इसी के ही रिलेटेड है कौन सा, तांदुला कॉम्प्लेक्स, कौन सा है, तांदुला कॉम्प्लेक्स, तांदुला कॉम्प्लेक्स। अब ये तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, दो जलाशय आते हैं तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। पहला है कौन सा, पहला है देखते रहते हैं, पहला है गोंदली जलाशय, गोंदली जलाशय। दूसरा कौन सा है, तो फिर दूसरा है खरखरा जलाशय, खरखरा जलाशय। गोंदली जलाशय की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई है, किस नदी पर है, अगर ऐसे इस स्थापना से प्रश्न नहीं पूछेगा, इससे रिलेटेड नदी से ही प्रश्न पूछ सकता है, गोंदली से। तो किस नदी पर है अगर पूछे तो नदी आपको क्या याद रखना है, जुहारी नदी, कौन सी नदी, जुहार नदी, जुहार नदी पर स्थित है। वही खरखरा जलाशय की बात करूं तो खरखरा जलाशय की, गोंदली की ही सहायक नदी है जुहार नदी। ठीक है, गोंदली नदी की सहायक नदी है जुहार नदी, कंफ्यूजन नहीं होना। खरखरा जलाशय की बात करूं तो खरखरा नदी किस नदी के तट,
खरखरा जलाशय किस नदी के तट पर है? तो नदी कौन सा होगा? खरखरा, खरखरा नदी होगा। कौन सा नदी होगा? खरखरा नदी पे ही निर्मित है कौन सा? खरखरा जलाशय। तो खरखरा नदी के बारे में आपको एक विशेषता याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यह पूर्णतः 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 क्या है? पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध है। क्या है? पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध है, निर्मित बांध है। क्या है? पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध है। यह पूर्णतः निर्मित जलाशय है। कौन सा? खरखरा जलाशय। ठीक है, सभी के बारे में जिसकी विशेषता है उसके बारे में मैं बताते आ रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए तो फिर अगले संभाग की ओर आते हैं और कौन सा है देखते हैं। रायपुर संभाग के परियोजना की अगर मैं बात करूं तो रायपुर संभाग के परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे आपको परियोजना देखने को मिलेगा। चलिए तो फिर देखते हैं, ये कौन सा है? रायपुर है। अच्छा, मैं इसको रायपुर बोल दिया था जी, सॉरी। किसको बोल दिया था? रायपुर। इसको मैं रायपुर बोल दिया था। ये कौन सा है? दुर्ग है। दुर्ग के अंतर्गत मरुदा है और खपरी है। ठीक है, रायपुर के अंतर्गत समूदा है। चलिए सॉरी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो रायपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा समोदा बैराज। कौन सा बैराज? समोदा, समोदा बैराज। कौन सा बैराज? समोदा बैराज। दूसरा कौन सा? पेंड्रा वन बांध, पेंड्रा वन बांध। ठीक है, एक तो है बैराज, एक है बांध, रायपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, अगला बात करेंगे बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के अंतर्गत बलार। कौन सा? बलार, बलार परियोजना, बलार परियोजना है। ठीक है, ये कौन सा है? भिलाईगढ़ है। भिलाईगढ़ के अंतर्गत किकारी, किकारी परियोजना। कौन सी परियोजना? किकारी, सॉरी, किकारी परियोजना। महासमुंद के अंतर्गत कोडार, कोडार परियोजना, कोडार परियोजना, जोंक परियोजना, कोडार परियोजना, जोंक परियोजना। दो याद रखना है, कोडार और जोंक परियोजना। ठीक, वही कौन सा बच गया भाई? गरियाबंद। अब गरियाबंद के अंतर्गत सीका सार परियोजना पढ़ा चुका हूं, सीका सार परियोजना पढ़ा चुका हूं। धमतरी के अंतर्गत रुद्री बैराज पढ़ा चुका हूं, मुरुम शिल्ली पढ़ा चुका हूं, गगरेल बांध पढ़ा चुका हूं, सोढ़ुर परियोजना ये भी पढ़ा चुका हूं। लिखने की आवश्यकता, लिख देता हूं भले ही, लेकिन पढ़ा चुका हूं। रुद्री बैराज, रुद्री बैराज, सीका सार, सीका सार, सोढ़ुर, गंगरेल, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूं भाई। ठीक, ये धमतरी और गरियाबांध को मैं पढ़ा चुका हूं। जिसको नहीं पढ़ा वो कौन सा है? कोडार जोंक, समोदा बैराज, पेंड्रा वन बांध, बलार बांध और किकारी परियोजना। ठीक, अब ये कोडार बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वजह से कोडार परियोजना को हम लोग देख लेते हैं। कौन सा? कोडार परियोजना। कोडार परियोजना की बात करूं तो कोडार परियोजना, चलिए थोड़ा सा और लिख लेता हूं परियोजना। कोडार परियोजना ही को ही अन्य नाम के रूप में जाना जाता है, उस नाम है वीर सिंह, वीर सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जो परियोजना है ये है महासमुंद में, महासमुंद में है। किस जिले पे है? महासमुंद जिले पे है। ठीक, स्थानीय नाम कोडार बांध। कौन सा बांध? कोडार बांध। किस नदी पर है? नदी कौन सी है? कोडार नदी। किस नदी पर है? कोडार नदी पर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1976 से लेकर, कब से? 1976 से लेकर 95 तक इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, ये है कौन सा? ये है कोडार परियोजना। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा? अगला बात कर लेते हैं हम लोग बस्तर संभाग की जो परियोजना है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। बस्तर संभाग पहाड़ी इलाका है, इस वजह से यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा परियोजनाएं, परियोजना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोग पढ़ना तो है ही है। तो आप याद रख लीजिए, कांकेर जिले में परलकोट, परलकोट परियोजना, परलकोट परियोजना,
पहला परलकोट परियोजना, दूसरा खेरखेट्टा, खेरखेट्टा, खेरखेट्टा परियोजना, ठीक है। कौन सा? खेर खेरखेट्टा परियोजना, परलकोट परियोजना, ठीक है। इसके अलावा दुधवा परियोजना, कौन सा? दुधवा परियोजना, दुधवा परियोजना को मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक। इतना आपको पता चल गया। आगे याद रखना है कोसार टेढ़ा परियोजना। ये जो कोसार टेढ़ा परियोजना है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी ये क्या है, करेंट का क्वेश्चन है, इस वजह से ये क्या है, कोसार टेढ़ा परियोजना, कोसार टेढ़ा, टेढ़ा परियोजना। अगला याद रखना है बोध घाट परियोजना, यहां पास है बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना। बस आपको इतना ही याद रखना है बस्तर संभाग के अंतर्गत परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। तो आपको यह कक्षा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार का यह क्लास रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसे 2 वीडियो में ही कवर करने की कोशिश करता, लेकिन 2 वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, एग्जाम पास में आते जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग दो कक्षा को हम लोग एक ही कक्षा में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो समय है वो ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा के आसपास, 1.5 घंटा हो गया है। कोशिश करेंगे कल की जो कक्षा रहेगी वो 1.5 घंटा से कम रहेगा, ठीक है। तो आपको यह कक्षा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह कक्षा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।